सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशन, है ना। बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग क्लास 12 कह लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट CUET कुछ भी कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो एक नई सीरीज़ है और उसमें ये पहला लेक्चर आपको मिल रहा होगा अडेप्टिव रेडिएशन के ऊपर। इस सीरीज़ में हमने सोचा है कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएँ ताकि आप बहुत ही कम समय में चीज़ों को, है ना, कंसाइज वे में रिवाइज़ कर पाओ और जल्दी आपके चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएँ, अच्छे लेवल पे कवर हो जाएँ। तो चलिए करते हैं फिर अडेप्टिव रेडिएशन को। बहुत छोटा सा और प्यारा सा लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको समझते हैं ज़रा, अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है। देखिए, जस्ट अ मिनट, आइए। सबसे पहले अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखें तो उसमें क्या आ रहा है, अडेप्टिव रेडिएशन। तो सबसे पहले अगर हम नाम को ही डिकोड करें कहीं दूर ना जाते हुए, तो एक शब्द आ रहा है रेडिएशन। क्या आ रहा है? रेडिएशन। अब रेडिएशन मतलब क्या है सर? ज़्यादा दूर क्यों जाना है रेडिएशन के बारे में सोचने के लिए, इधर पे ही सोचो। ये अपना सन है, सूर्यदेव है ना। ये अपने सूर्यदेव है, दिस इज अवर सन। तो क्या है, सन अपना रेडिएशन हर जगह देता है ना। सन जो है वो अपना रेडिएशन हर जगह डालता है ना। अगर आप कह रहे हो कि ये आपका सन है, मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ एक बार दोबारा से क्योंकि जगह ज़्यादा है। तो सन का रेडिएशन अर्थ में हर जगह आता है, इसी को तो हमने रेडिएशन कहा है। मतलब सन का जो अंश है, सन का जो पार्टिकल है, डेट इज लाइट, फोटोन, है ना, तो वो हर जगह जा रहा है अर्थ में। उसी तरीके से अडेप्टिव रेडिएशन कुछ नहीं है, वहां पर एक ही एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीशीज बनती हैं आगे चल के, और उस एंसेस्टर को पर्टिकुलरली यहां पर कहा जाता है स्टॉक एंसेस्टर। क्या कहते हैं भैया? स्टॉक एंसेस्टर। तो एक स्टॉक एंसेस्टर होता है अपना, क्या होता है? एक स्टॉक एंसेस्टर होता है जिसकी रेडिएशन हर जगह जा रही होगी, मतलब जिससे बनने वाली स्पीशीज आपको उस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में हर जगह दिख रही होंगी। समझेंगे इसको डिटेल में, फिलहाल आप सिंपल समझो, है ना। रेडिएशन है तो जैसे सन की रेडिएशन हर जगह जा रही है, सन का अंश हर जगह जा रहा है, उसी तरीके से एक एंसेस्टर है जिसको पर्टिकुलरली हमने स्टॉक एंसेस्टर कह दिया है। क्या हो रहा है, उससे रेडिएशन हर जगह पहुंच रही है, यानी कि उससे बनने वाली आगे की जो जनरेशन्स हैं वो आपको एक एरिया में फैली हुई मिल रही हैं। वही है अपना एडेप्टिव रेडिएशन। अब हम इसको समझेंगे डिटेल में, बहुत ही डीप डाउन जाके समझेंगे। दो एग्जाम्पल की मदद से हमें इसको समझना है, ठीक है। पहले आप इतना सा ध्यान में रख लो, फिर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं। अडेप्टिव रेडिएशन भी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हमको यहीं पर पढ़ना होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे, वो भी यहीं पर हमें कवर करना पड़ेगा। तो करते हैं फिर चीज़ों को। पहले आप इतना ध्यान में रखो, आपको बस क्या ध्यान में रखना है, इसके बाद मैं आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलियन मार्सपल्स, ये भी हमको यहीं पर पढ़ने हैं। एक तो हमें ऑस्ट्रेलियन मार्सपल्स के बारे में पढ़ना है, और उससे पहले हमें इन बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। प्यारी प्यारी सी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना। तो पढ़ते हैं वन बाय वन करके और एडेप्टिव रेडिएशन को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ तो भाई चलिए अब आगे को बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, और उसके बाद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये भी समझेंगे, है ना। ऑस्ट्रियन मार्सपल्स का जो एग्जांपल है उसको याद करने की भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताऊंगा। बट एक कॉमन सी बात, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो ये तो बहुत ही कॉमन है यार, एनसीईआरटी आप सभी के सामने होना चाहिए। तो एक बार अगर आप एनसीईआरटी अपनी खोल के देखोगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन जरूर मिल जाएगी। मैं नई एनसीईआरटी की अगर बात करूँ तो पेज नंबर दे रखा है 116, 117 एंड 118 में इसका पार्ट दे रखा है। तो आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखो तो एवोल्यूशनरी process by which many species originate in an area and radiate to different species is called adaptive radiation। नीचे नीचे को आते रहो पढ़ते पढ़ते तो आपको पता चलेगा कि अडेप्टिव रेडिएशन कुछ नहीं है। अडेप्टिव रेडिएशन हम पढ़ किस में रहे हैं, पहले तो ये बताओ। एवोल्यूशन नामक चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो और कुछ नहीं है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना। कैसे याद रखेंगे इसको? कुछ नहीं है, एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो तो क्या है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होगी,
तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा मैनी स्पेसीज originate in an area। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिससे बहुत सारी स्पीशीज एक एरिया में ओरिजिनेट होंगी। कुछ नहीं है, जरा ध्यान से मेरी बातों को समझना, टाइम देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप भागते रहो कॉन्सेप्ट को जल्दी सीखने के चक्कर में, टाइम आपको ऑब्वियसली देना पड़ेगा, बट टाइम दो। लास्ट में मेरा वादा है कि क्वालिटी के साथ आपको चीज़ें याद होंगी। तो ये एक ऐसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे बहुत सारी स्पीशीज एक एरिया में ओरिजिनेट हो जाती है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा एक स्टॉक एंसेस्टर होता है ना, अभी कहा था मैंने कुछ देर पहले। एक स्टॉक एंसेस्टर होता है जो क्या करता है, रेडिएट करता है। रेडिएट मतलब सर ये स्पीशीज बनाएगा, एक ही स्पीशीज है, एक ही एंसेस्टर है, उसने बहुत सारे अपने बच्चे बनाए, अपनी स्पीशीज बनाई, एस 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 एस, ऐसा हुआ कुछ, समझ रहे हो मेरी बात को। एक ही एंसेस्टर है, उसने बहुत सारे अपने प्रोजेनी बनाए। तो ऐसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे बहुत सारी स्पीशीज ओरिजिनेट हुई एक एरिया में। वो किससे हुई, मैंने आपको बता दिया है पहले, स्टॉक एंसेस्टर से, बाय विच मैनी स्पीशीज ओरिजिनेट इन एन एरिया। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। उसके बाद लिखेंगे एंड रेडिएट। रेडिएट मतलब होता है चेंज होना, इनटू डिफरेंट स्पीशीज, एंड रेडिएट इनटू डिफरेंट स्पीशीज। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है ये, एक ऐसी प्रोसेस जिससे बहुत सारी स्पीशीज एक एरिया में बनी। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। इतनी सारी, एक एंसेस्टर था, उसने बहुत सारी स्पीशीज को ओरिजिनेट कर दिया एक एरिया में। अब ये क्या भरोसा है कि वो सारी की सारी स्पीशीज एक ही जगह रहेंगी। भाई कोई कहीं हाथ मारेगा, कोई कहीं हाथ मारेगा। ये जो स्पीशीज है ना, मान लो ये कहीं और चले गई, ये जो स्पीशीज है ये कहीं और चले जाएगी। हो सकता है इनको खाना तो खाना पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ, हमने ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बस इतना सोचो, ये जो स्पीशीज बनी है इनको खाना तो खाना पड़ेगा। एक खाने की तलाश में गया, उसने देखा यार पेड़ पत्ते हैं, पौधे हैं, तो ये क्या बन गया, ये तो हर्बीवोर बन गया। एक गया, उसको तो भाई जानवर मिल गए, तो ये जो स्पीशीज थी ये क्या बन गई, ये कार्निवोर बन गई। और एक ऐसी जगह पर चले गया जहां उसको झाड़ पत्ते या कार्निवोर पे उसका ध्यान नहीं गया, उसने लकड़ी को काट के उसके अंदर से कीड़े खाना शुरू कर दिया। तो इस टाइप की बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की बर्ड्स को हम बोलते हैं वुड पेकर, है ना। ये तो नाम हम जानते ही हैं, बहुत सिंपल है। तो जरा हुआ क्या, जरा ध्यान से देखना, एक ही एंसेस्टर था, उसने अपने बहुत सारी स्पीशीज बनाई, लेकिन कंडीशन अलग अलग थी, हैबिटाट अलग अलग थे। ये जहां गया वहां सिर्फ हर्बीवोर थे, वहां सिर्फ पेड़ पौधे ये सारी चीजें थी खाने के लिए, तो ये हर्बीवोर बना, ये कार्निवोर बना, ये वुड पेकर बना। तो कंडीशन के हिसाब से स्पीशीज तो ये सारी एक ही थी, लेकिन अब ये अलग अलग स्पीशीज बन जाएंगी। क्यों अलग अलग बन जाएंगी, क्योंकि एक तो सर हर्बीवोर में चले गया है, तो इससे जो नई स्पीशीज बनेगी ये उनको भी क्या ही बनाएगा, हर्बीवोर ही बनाएगा। कार्निवोर की जो नई स्पीशीज बनेगी, बहुत सारी चांसेस हैं कि वो कार्निवोर बनेंगे, है ना। अगर इससे भी बहुत सारी स्पीशीज रेडिएट हुई तो वो भी अलग अलग स्पीशीज में जाते रहेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है ना। टॉपिक छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है ये। एनसीईआरटी ने 2 पन्ने इसमें लगाए हैं, मैं आपको कंसाइज वे में बताऊंगा, बट टाइम तो लगेगा। तो हमने क्या जाना कि एडेप्टिव रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां एक स्टॉक एंसेस्टर बहुत सारी स्पीशीज बनाएगा। इसको हम अब एक अच्छे तरीके से यहां पर इसी डेफिनेशन को खोल के लिखते हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच मैनी स्पीशीज ओरिजिनेट इन एन एरिया। वो स्पीशीज ओरिजिनेट कैसे होंगी सर, एक होगा स्टॉक एंसेस्टर, एक क्या होगा मेरे भाई, स्टॉक एंसेस्टर होगा। ठीक है सर, मान लिया। इस स्टॉक एंसेस्टर से इसकी बहुत सारी स्पीशीज बनी होंगी, है ना। मान लो ये पहली स्पीशीज बनी, ये दूसरी स्पीशीज बनी, ये तीसरी स्पीशीज बनी, ये चौथी स्पीशीज बनी। तो क्या होगा, अलग अलग कंडीशंस इनको मिलेंगी। ठीक है, ये सारी स्पीशीज क्या सेम है, हाँ सर सेम है। क्यों, एक ही एंसेस्टर की तो है।
आपके जो भाई बहन है वो आप ही के जैसे तो होंगे, क्यों भाई, एक ही एंसेस्टर के दो ना सारे, तो ये सारी स्पीशीज 1 2 3 4 सेम होंगी, क्यों, एक ही एंसेस्टर के तो बच्चे हैं ये, तो क्या होगा, सेम स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है, एरिया भी सेम है सर, लगभग एरिया भी इनका सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां है, डिफरेंट हैबिटाट है इनके, डिफरेंट क्या है, हैबिटाट, जहां ये रहते हैं वो जगह अलग है। एक ऐसी जगह चले गया है जहां सिर्फ हरी भरी घास है तो ये हर्बीवोर बना, दूसरा कार्निवोर बना, तीसरा वुडपेकर बना, हम बर्ड्स के रिस्पेक्ट में यहां पर बात कर रहे हैं, तो हैबिटाट अलग अलग है। तो भाई एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अडेप्टिव रेडिएशन, इन्होंने अडेप्ट कर लिया है, अडेप्टिव रेडिएशन, इन्होंने अडेप्ट कर लिया है रेडिएशन को, रेडिएशन मतलब जैसी हैबिटाट मिली इस स्पीशीज ने उसको अडेप्ट कर लिया है। भाई इसको सिर्फ पेड़ पौधे पत्ते मिले तो इसने पेड़ पौधे पत्ते को अडेप्ट कर लिया है, इसको सिर्फ कार्निवोर मिले इसने कार्निवोर को अडेप्ट कर लिया है, इसने वुडपेकर बन के अडेप्ट कर लिया है, इसको मान लो अब ना दोनों मिल गए, ये कार्निवोर भी हर्बीवोर भी है, तो इनके बीक्स में डिफरेंस मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बड़ा सुंदर एनसीईआरटी ने आपको दिया है, ये बीक्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसकी थोड़ी बड़ी है, इसकी छोटी है, इसकी छोटी फिर इसकी और छोटी है, इस तरीके से एक डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है। तो उसी कंपैरिजन में है, एक वुडपेकर है तो उसकी बीक अलग होगी, उसकी थोड़ी नुकीली नोक होगी, चोंच उसकी जो है वो नुकीली होगी। मान लो जो दूसरी बर्ड है वो वुडपेकर नहीं है, वो नॉर्मल खाना खाती है, तो उसकी चोंच को नुकीला होने की क्या ज़रूरत है ना। आप बर्ड्स को कभी कंपेयर करके देखना खुद से, वुडपेकर की जो नोक है, जो चोंच है ना, वो बहुत ही नुकीली होगी, क्यों, उसको वुड में छेद करना है भाई लकड़ी में, कॉमन सेंस से, है ना, औरों के कंपैरिजन में अलग होंगे। चलिए, तो इसको आप बना लीजिए, ये डेफिनेशन आएगी, स्टॉक एंसेस्टर देन अलग अलग हैबिटाट। तो इन्होंने क्या कर लिया, रेडिएशन को अडेप्ट कर लिया है, तो इसी को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये सेम स्पीशीज थे, सेम एंसेस्टर के बच्चे थे, सेम एरिया में थे, हैबिटाट अलग अलग मिल गई, तो जैसा हैबिटाट मिला वैसे अपन इन्होंने स्वीकार लिया, कहा हम भैया इसी हैबिटाट में रहेंगे, यही अडेप्टिव रेडिएशन है। चलिए और आगे को पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ तक का तो हम देख चुके थे ऑलरेडी। इसके बाद का अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपने देख लिया होगा, है ना, डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एडेप्टिव रेडिएशन नाम किया क्योंकि उन्होंने रेडिएशन को अडेप्ट कर लिया है, जिस हिसाब से हैबिटाट उनको मिली वैसा उन्होंने बोलिया। उन्होंने कहा भाई हमें सिर्फ हर्बीवोरस चीज़ें मिलनी है, हम हर्बीवोर बन के सुखी हैं। उन्होंने कहा हमें सिर्फ पेड़ पौधे पत्तियाँ मिलनी है, हम हर्बीवोर बन के ही सुखी हैं। उन्होंने कहा यार हमें तो सिर्फ एनिमल्स मिल रहे हैं खाने के लिए, तो हम कार्निवोर बन जाते हैं। वो बनना पड़ा, उनको अडेप्ट करना पड़ा रेडिएशन को, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन है। ठीक है, सिंपल। चलिए, अब जब इतना हो गया है तो एक चीज़ जरा समझो मेरे भाई। डार्विन भैया, आपने चार्ल्स डार्विन, है ना, नाम तो शायद सब जानते ही होंगे, इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन। ये जो भैया थे ये गैलापागोस आइलैंड में गए। कहाँ गए, गैलापागोस आइलैंड। वहाँ पर इन्होंने क्या देखा, छोटी छोटी काली काली चिड़ियाएँ थी, उनमें ग्रेट वेरिएशन देखा। तो डार्विन भैया गए घूमने घुमाने गैलापागोस आइलैंड, और वहाँ पर भैया क्या देखते हैं अपने, ग्रेट डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विविधता, है ना, डिफरेंसेस, बहुत ग्रेट डिफरेंसेस देखने को मिले। कौन सी स्पीशीज में सर, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स में, जिनको हमने क्या कहा, डार्विन फिंचेस का नाम दिया। तो इन बर्ड्स को क्या नाम दिया जाता है, डार्विन फिंचेस का। हमने बाद में नाम रखा डार्विन सर की रिस्पेक्ट में कि भैया अगर ये डार्विन नाम का लौंडा वहाँ गया था और इसने इतने बढ़िया ढंग से
है ना, ग्रेट डाइवर्सिटी को पहचान लिया है, तो इसकी रिस्पेक्ट में डार्विन फिंचेस नाम रख दिया बर्ड्स का, ज़्यादा कुछ इसमें हमने नहीं करा। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, ग्रेट डाइवर्सिटी देखा, स्मॉल ब्लैक बर्ड जिसको कि नाम क्या दिया, डार्विन फिंचेस नाम दिया। सर ये डाइवर्सिटी के नाम पे इसने क्या देखा, डाइवर्सिटी के नाम पे इसने क्या देखा, इसने ग्रेट डाइवर्सिटी देखी बीक्स में, बीक्स मतलब चोंच में, चिड़िया की चोंच में ग्रेट डाइवर्सिटी इसको देखने को मिली डार्विन फिंचेस बर्ड्स में या फिर स्मॉल ब्लैक बर्ड्स में। और सबसे कमाल की चीज क्या है, जरा ध्यान से देखना, ये जो बर्ड्स थी ना ये सेम आइलैंड की थी, ये जो बर्ड थी ये क्या थी, सेम आइलैंड की थी। सेम आइलैंड मतलब ये कहीं बाहर से नहीं आई थी बर्ड्स। तुम तो कहोगे सर ये वैरायटी देखने को मिली तो हो सकता है ये गैलापागोस आइलैंड में गई थी, कोई बर्ड अपनी अंडमान निकोबार की भी पहुंच गई हो वहाँ, बट ऐसा नहीं था। बात क्या थी, ये जो डाइवर्सिटी देखने को मिली ये उसी आइलैंड की बर्ड्स थी, इसने बाद में ये नोटिस करा। कोई भी माइग्रेटरी बर्ड वहाँ नहीं थी। अब ऑब्वियस सी बात है उसने टाइम स्पेंड करा होगा वहाँ, तो वो उस हिसाब से उसने वहाँ पर देखा, उसी आइलैंड की बर्ड्स थी, लेकिन फिर भी इतनी वैरायटी देखने को मिल रही थी। उनकी चोंच में इतनी वैरायटी देखने को मिली। सर कितनी वैरायटी, इतनी वैरायटी। ये वही फिगर है, ये किसका फिगर है, डार्विन फिंचेस। जो बर्ड्स थी अपनी उनकी बीक्स की वैरायटी का, डार्विन फिंचेस नामक जो अपनी बर्ड्स थी उनकी बीक्स की वैरायटी का ये डायग्राम है। इस तरीके से किसी की बड़ी थी फिर छोटी छोटी, अगर आप देखो ध्यान से तो ये लगभग एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो इस तरीके से ये अपनी डार्विन फिंचेस है भैया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने ये लिखाया था आपको, सेम स्पेशीज है, हाँ सर, सेम एरिया भी है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, सेम स्पीसीज तो है ही बर्ड्स की, डार्विन फिंचेस ही बर्ड्स हैं, बर्ड्स चेंज ही नहीं करी, एरिया भी सेम है, मतलब सेम आइलैंड है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, हैबिटाट में, हैबिटाट इसकी डिफरेंस है। तो हैबिटाट के चक्कर में, हैबिटाट के चलते इनकी बीक्स में वैरायटी देखने को मिली, और ये डार्विन ने नोटिस करा और बाद में बताया। तो इसी को हमने अडेप्टिव रेडिएशन का नाम दिया। अडेप्टिव रेडिएशन का पहला एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। 2 एग्जाम्पल इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अडेप्टिव रेडिएशन में अपने को पढ़ने होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो डार्विन फिंचेस थे ना ये सीड को ईट करते थे, मतलब बीज खाया करते थे, तो सीड ईटिंग होते थे ये। और ग्राउंड फिंचेस, तो इनको हमने कैसे कैटेगराइज करा है, सीड ईटिंग ये होते थे और ज़्यादातर ग्राउंड में रहते थे, तो ग्राउंड से सीड लिया करते थे, तो ग्राउंड सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस इनको कहा गया। उसने लगभग इन्हीं को स्टडी करा, तो क्या देखने को मिला ना हमको, जो सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस हैं उनमें हमें क्या देखने को मिला, मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ, तो ये अभी कोई बड़ी बात नहीं रही है। मान ले उनको क्या देखने को मिला कि कुछ तो सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस जो हैं वो वेजिटेरियन है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड बीक की ज़रूरत नहीं है, उनकी चोंच थोड़ी सी पतली भी होगी तो घास एज सच ठोस नहीं है। दूसरा आप देखो, वेजिटेरियन है तो कार्निवोरस भी है, कार्निवोर मतलब जो मीट वीट खाए, तो उस बर्ड को, उस डार्विन फिंच को थोड़ी सी हार्ड बीक होने की ज़रूरत है ताकि वो मांस को अच्छे से लोच पाए, है ना। तो वेजिटेरियन भी है और कार्निवोरस भी है भैया। अच्छा, ऐसी कुछ बर्ड्स भी थी जो वुड पैकर थी, है ना, जिनका काम वुड को फाड़ के उनके अंदर से कीड़े खा के चलता था, तो वुड पैकर थी। इनकी बीक लंबी और हार्ड होनी चाहिए, हाँ सर। और लास्ट में कुछ कैक्टस फिंचेस भी थे जो कि कैक्टस खाना पसंद करते थे। तो ये इस तरीके से अलग अलग वैरायटी, आप चाहो जितनी बनाओ आप वैरायटी, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर हम देखें तो सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस इतने तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट स्टिल जानने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर बहुत फुद्दू सा टॉपिक लग रहा है क्या है, बट अब जो है ऑस्ट्रियन मार्सपल्स
ये टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अमेजिंग, ध्यान से समझना। याद नहीं हो पाता है बट मैं ट्रिक्स बताऊँगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा और आप भी कहोगे कि हाँ सब समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और ऑस्ट्रेलियन मार्शपल्स। ये दूसरा एग्जांपल है एक्चुअली अडेप्टिव रेडिएशन का, अगर आप वैसे सीक्वेंस वाइज देखो तो। बट सही अगर शब्दों में आपको बताऊं तो अडेप्टिव रेडिएशन रहा एक टॉपिक, उससे ही रिलेटेड है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है इसको समझते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ऑस्ट्रेलियन मार्शपल्स का एग्जांपल आपको दिया गया है, या ये अडेप्टिव रेडिएशन का ही दूसरा एग्जांपल है, या ये आप यूं कह लो कि अडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल तो हमने डार्विन फिंचेस का देखा, डार्विन फिंचेस के बाद जो दूसरा एग्जांपल है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ही है। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हमें पढ़ना होता है ऑस्ट्रेलियन मार्शपल्स के बारे में। ऑस्ट्रेलियन मार्शपल्स क्या है, एनिमल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑस्ट्रेलियन मार्शपल्स जो है ये एक दूसरे से अलग है, ईच डिफरेंट फ्रॉम अनदर, मतलब एक जैसा दूसरा नहीं है, एक कार्निवोर दूसरा हर्बीवोर जैसे अभी हमने देखा था, लेकिन वही बात सेम एंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व फ्रॉम सेम एंसेस्टर एंड विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया आइलैंड या कॉन्टिनेंट के अंदर ही ये हैं और एक ही एंसेस्टर से हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग हैं। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन शो करा है। ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब ये क्या शो करें भाई, जब ये अडेप्टिव रेडिएशन शो करें, जब ये क्या अडेप्ट कर लें, रेडिएशन को अडेप्ट कर लें, हैबिटाट के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लें, ऐसा तब ही पॉसिबल है। अब इस अडेप्टिव रेडिएशन को अगर समझना है, ऑस्ट्रेलियन मार्शपल्स एक दूसरा एग्जांपल हो गया। आपने अडेप्टिव रेडिएशन की बात ही खत्म कर दी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। अडेप्टिव रेडिएशन के 2 एग्जांपल, पहला डार्विन फिंचेस था, है ना। फिंचेस कितने टाइप की मिली डार्विन फिंचेस, सर हो सकता कोई तो हमको मिली जो कि एकदम शुद्ध शाकाहारी थी, हर्बीवोर थी, है ना, इंसेक्टिवोरस थी, वुडपेकर थी और कैक्टस फिंचेस थी। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको कितने टाइप के ऑस्ट्रेलियन मैमल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। इसके नाम आपको यहाँ पर याद नहीं करने, इसके नाम आगे याद करने हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, इसको समझते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहीं पर ख़त्म कर लो। ऑस्ट्रेलियन मार्शपल्स भी इसका एक एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मार्शपल्स हमें याद भी करने हैं, ये हम आगे कर लेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में किस तरीके से, आप मैं बताता हूँ। देखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है, पहले तो ये जान लो। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कुछ नहीं है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा रहा, सिंपल सी बात को समझो। 1 प्लस अडेप्टिव रेडिएशन, क्या कहा, 1 प्लस अडेप्टिव रेडिएशन, एक से ज़्यादा जब अडेप्टिव रेडिएशन दिखते हैं, कहाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसा एरिया जो कि आइसोलेटेड है, मतलब सर कहीं बाहर से उसमें स्पीशीज नहीं आए हैं, उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। ये ज्योग्राफिकल लिखा है, ठीक है। तो ऐसा एरिया जो आइसोलेटेड है, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, वहां कोई दूसरा एनिमल आ ही नहीं सकता कहीं और से, बहुत दूर है, बहुत अलग है ना। तो उस वहां पर जब आपको एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलने, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब वहाँ पर पक्का अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है जब वो आइसोलेटेड है ज्योग्राफिकल एरिया। अगर वो ज्योग्राफिकल एरिया आइसोलेटेड नहीं है तो हो सकता है कहीं और से वहाँ कोई बर्ड आ गई हो। मान लो आप एक बर्ड को कंपेयर कर रहे हो कि इसकी और इसकी स्पीशीज में डिफरेंस है, ये एक बर्ड तो वहीं थी उस एरिया में, एक बर्ड कहीं दूसरे एरिया से आ जाएगी, तो वो कंपैरिजन नहीं बनेगा ना, वो अडेप्टिव रेडिएशन थोड़ी में, उनका एंसेस्टर तो अलग अलग हो गया। एक बर्ड उसी आइलैंड की थी, लेकिन एक बर्ड तो पता चल रहा है कहीं 7 समंदर पार से वहाँ उड़ के आ गई। माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, है ना, जो सीजन के साथ चेंज करती हैं। तो इसीलिए आइसोलेटेड होना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफिकल एरिया का। ज्योग्राफिकल एरिया का आइसोलेटेड होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमें क्या मिलना चाहिए भाई, एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन मिलने चाहिए इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। तो इतनी सी बात है जो आपको यहाँ पर समझनी थी, ठीक है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को किस तरीके से समझना है, आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आपको प्लेसेंटल मैमल्स
ये एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे। और एक ऑर्गेनिज्म हमने अभी अभी पढ़े, ऑस्ट्रेलियन मार्शिपल्स। क्या पढ़ा? ऑस्ट्रेलियन मार्शिपल। तो इसको हम बोलते हैं यहां पर मार्शुपियल रेडिएशन। मार्शुपियल रेडिएशन मतलब वो भी रेडिएट हो गए हैं ना भाई। और ऊपर प्लेसेंटल मैमल्स की हम बात कर रहे हैं। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब क्या है? एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिले। एक अडेप्टिव रेडिएशन प्लेसेंटल मैमल्स का था, ये अपनी अलग अलग स्पीशीज इसने बनाई, समझ रहे हो? और वो स्पीशीज ने जाके फिर रेडिएशन को अडेप्ट करा, तो वो एक अडेप्टिव रेडिएशन हुआ। एक अडेप्टिव रेडिएशन था मार्शिपियल मैमल्स का, इसने जाके अपनी अलग अलग स्पीशीज को फॉर्म करा, तो वो एक रेडिएशन हो गया मार्शिपियल रेडिएशन। तो एक अडेप्टिव रेडिएशन ये हुआ, एक अडेप्टिव रेडिएशन ये हुआ, और दोनों ही जब एक एरिया में हो गए, दोनों ही जब एक एरिया में हो गए, तो इसी को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा गया। तो इसी को कन्वर्जेंट जो है एवोल्यूशन कहा गया। इसी को क्या कहा गया? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। इन दोनों का ही रेडिएशन एक ही एरिया में हो गया, तो क्या अब इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों से मिलके एक नया एवोल्यूशन बना है जिसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा, तो इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज नहीं होंगी क्या? होंगी सर। तो इसीलिए इन दोनों में हम क्या कहेंगे कि इन दोनों में क्या भी होगी? सिमिलैरिटीज भी होंगी। इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलके एक नया एवोल्यूशन कर दिया, दोनों का ही तो हिस्सा होगा उस एवोल्यूशन में। तो अब इस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल रटने हैं। और मार्शिपियल रेडिएशन जो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन मार्शिपल्स वाला, वो भी हमें पढ़ना है। एक्चुअली है क्या, ऑस्ट्रेलियन मार्शिपल्स पहले दिया है एनसीईआरटी ने, उसके बाद यहाँ भी रिपीट कर दिया है। मार्शिपियल रेडिएशन कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलियन मार्शिपल्स ही हैं, और प्लेसेंटल मैमल्स अलग हैं। तो इन दोनों के नाम तो रटने ही हमको, है ना। एनसीईआरटी ने क्या करा है, मार्शिपियल के नाम पहले भी दे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही साथ इनको याद करेंगे। उससे मैं आपको मार्शिपियल रेडिएशन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ आपको याद करनी है। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं, चलिए भाई। अब यहाँ पर ये एक टेबल एनसीईआरटी आपको देती है ना, प्लेसेंटल एंड ऑस्ट्रियन मार्शिपल्स, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रियन मार्शिपल्स, है ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर। तो इनको आपको याद करना है। जैसे प्लेसेंटल मैमल्स में मोल होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मार्शिपल्स में मार्शिपियल मोल उसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान ही नहीं देना, मेरी बात मानो, समझो, सुनो। याद करने बैठोगे पूरा दिन जाएगा, दिन के साथ साथ एनर्जी जाएगी। जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसा क्या बता दोगे सर? वो मुझे भी नहीं पता, बट जो बताऊंगा सही बनाऊंगा। देखो जरा ध्यान से एक बार देखना। कुछ नहीं ध्यान, कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अभी एक चीज ध्यान में रखो, एक फेलेंगर होता है। क्या होता है? फेलेंगर। उस साइड तो देखना ही मत। एक होता है फेलेंगर। फेलेंगर कुछ नहीं, स्क्वायरल को बोलते हैं। स्क्वायरल जानते हो ना, गिलहरी, स्क्वायरल। तो स्क्वायरल इस तरीके से चलते रहता है, उसको फेलेंगर बोलते हैं। तो फ्लैंगर, है ना, वो जनरली रेंगता है, फ्लैंगर। ठीक हो गया? तो क्लियर हुआ, फ्लैंगर कुछ नहीं है। फ्लैंगर शब्द का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, है ना। तो एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, मैंने उड़ते हुए फ्लैंगर को देखा। मैंने उड़ते हुए फ्लैंगर को स्पॉट करा। देखने को क्या बोलते हैं? स्पॉटेड। यहीं पर पकड़ा गया, स्पॉटेड बोलते हैं ना। तो मैंने उड़ते हुए फ्लैंगर को देखा, स्पॉट करा, और बैट निकाल के मारने की कोशिश करी। भाई तुमको डर लग गई, उड़ता हुआ फ्लैंगर तुम्हारे पास आ रहा था, तुमने कहा बैट से मैं रोकूंगा, उसको मार दूंगा, गिरा दूंगा। तो मैंने उड़ते हुए फ्लैंगर को देखा और बैट से मार के उसको रोकने की कोशिश करी। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक थी, है ना। मैंने पूरी टेबल आ गई इसमें, आपको मजाक लग रहा है। मैंने उड़ते हुए फ्लैंगर को देखा, उड़ते हुए फ्लैंगर को मैंने क्या करा, स्पॉटेड या फिर स्पॉट करा, कुछ भी कह लो, स्पॉटेड, स्पॉट करा, पकड़ा गया, देखा, और अपना बैट निकाल के
उसको मारने की कोशिश करी। क्या सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है। हाँ सर, इतनी सी तो चीज़ है। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लेसेंटल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल्स ख़त्म, बधाई हो। कैसे? आपने ना ध्यान में रख लिया ना, मैंने उड़ते हुए फ्लैंकर को देखा और उसको बैट निकाल के मारने की कोशिश करी। ठीक है, आइए देखिए। प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल्स में क्या दिक्कत है? यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। मोल अगर आ रहा है, एक्चुअली ये मैं तैयारी क्यों करा रहा हूँ? ये मैं तैयारी करा रहा हूँ फॉर MCQ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तुम जबरदस्ती इन नामों को घुसेड़ हो, फिर तो तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो ना। ये तैयारी है MCQs के लिए। MCQs में कैसे तैयारी करते हैं और देखो सर, प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल्स में क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स में मोल दिया है, इधर मार्शिपियल है ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल्स। मार्शिपियल्स का ही एक और नाम होता है भाई, जिसको हम बोलते हैं टैस्मेनियन। क्या बोलते हैं? टैस्मेनियन। इसको मेरे ध्यान में रख लेना, एक ट्रिक का पार्ट है। मार्शिपियल और टैस्मेनियन, इसको क्या ध्यान में रख लोगे? MTTM जैसे ध्यान में रखना है, मार्शिपियल और टैस्मेनियन। ठीक है, तो यहां पर जहां ध्यान से देखो, प्लेसेंटल मैमल्स में मोल है तो इधर मार्शिपियल जोड़ दो, इसमें एंटीएटर है तो इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। इधर देखो माउस है, इधर मार्शिपियल लग गया तो मार्शिपियल माउस, तो किसके अंदर आएगा? ये ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल के अंदर। सिमिलरली नीचे आओ, इधर बॉब कैट है, इधर टैस्मेनियन टाइगर कैट है। टैस्मेनियन आ गया तो टैस्मेनियन आ गया तो मतलब क्या? टैस्मेनियन आ गया तो क्या? ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल का एग्जाम्पल है। इधर वुल्फ है, इधर टैस्मेनियन वुल्फ आ गया, टैस्मेनियन आ गया तो क्या? ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल का एग्जाम्पल है। तो 4 एग्जाम्पल खत्म हो गए। जरा ध्यान से सोच देख, मोल मार्शिपियल मोल, क्या ऐसे कंपैरिजन हो जाएगा? अगर 2 दिए रहेंगे, पूछेगा किसका एग्जाम्पल है। अगर मार्शिपियल लगा है या टैस्मेनियन लगा है तो किसका एग्जाम्पल होगा? मार्शिपियल या टैस्मेनियन अगर लगा है तो किसका होगा? ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल का एग्जाम्पल। नहीं लगा है तो प्लेसेंटल मैमल्स का एग्जाम्पल। सिंपल। ऐसे ही दूसरा देख, माउस और मार्शिपियल माउस, इसमें से एक देके तेरे से पूछा है, मार्शिपियल लगा है तो ऑस्ट्रेलियन, नहीं लगा है तो प्लेसेंटल। सिमिलरली नीचे आ, बॉब कैट में देख, टैस्मेनियन लगा है ना तो ऑस्ट्रेलियन, और वुल्फ में देख टैस्मेनियन लगा है अगेन तो ये भी ऑस्ट्रेलियन। अब बचे 3, एंटीएटर, ल्यूमर, फ्लाइंग स्क्वेरल, जिनको यहां बोला जाता है नमबैट, स्पॉटेड, कस्कस एंड फ्लाइंग फ्लैंगर। तो भाई ये ट्रिक किस लिए बनाई थी? मैंने उड़ते हुए फ्लैंगर को देखा। उड़ते हुए फ्लैंगर मतलब मैंने फ्लाइंग फ्लैंगर को देखा। किसको देखा? फ्लाइंग फ्लैंगर को देखा, जो नाम तेरा यहां पर आ रहा है, फ्लाइंग फ्लैंगर को मैंने स्पॉट करा तो स्पॉटेड कस्कस आ गया ना, और बैट निकाला मतलब नमबैट, नमबैट एंटीएटर। तो 3 नाम तेरे इस तरीके से यहां पर क्लियर हो जा रहे हैं। भाई अगर ट्रिक नहीं जमी, ऑब्वियसली बात है पहली बारी में जमे, कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ी मेहनत हर चीज़ मांगती है, ये भी मांग रही है, इसका मतलब तो तुम इसमें मेहनत करो। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा। मैंने क्या कहा? मैंने उड़ते हुए फ्लैंगर को देखा, यानी कि स्पॉट करा और अपना बैट निकाला। उड़ते हुए फ्लैंगर मतलब फ्लाइंग फ्लैंगर, किसका एग्जाम्पल होगा? ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल याद करा रहा हूँ? ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल अगर याद हैं तो बचे हुए ही तो प्लेसेंटल होंगे, बचे हुए ही तो प्लेसेंटल होंगे। तो मैंने उड़ते हुए फ्लैंगर को देखा और स्पॉट करा और अपना बैट निकाला, मतलब मैंने फ्लाइंग फ्लैंगर को देखा और स्पॉटेड कस्कस उसमें आ गया, और बैट मतलब नम बैट। तो ये 3 एग्जाम्पल क्या आपके क्लियर हो गए? पहला, ठीक है, मैं रेस करते जाता हूं, फ्लाइंग फ्लैंगर को देखा, ठीक है, फ्लाइंग फ्लैंगर को देखा यानी कि स्पॉट करा तो स्पॉटेड कस्कस कहा गया, ये रहा, और अपना बैट निकाला यानी कि नम बैट। ठीक है, बाकी बचे हुए में से जिसमें से मार्शिपियल या टैस्मेनियन आ रहा है वो अपने हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन। तो इसमें मार्शिपियल आ गया, मार्शिपियल आ गया, टैस्मेनियन आ गया, टैस्मेनियन आ गया। बात तो भाई ऐसे ही ख़त्म हो गई, ऐसे ही बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो एक बार बोर्ड को क्लीन करते हैं और एक लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट चीज़ बचती है, उसको कवर करते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी इसको भी याद कर लेते हैं, मार्शिपियल रेडिएशन, है ना। उधर तो कुछ था ही नहीं इससे पहले ना, मार्शिपियल आ रहा है, टैस्मेनियन आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है ना, कि ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल्स के वो एग्जाम्पल हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है ना ट्रिक अपनी।
कि आपने उड़ते हुए स्क्वायरल को देख लिया है भैया और अपना बैट निकाल लिया है, ठीक हो गया। तो स्क्वायरल को यहाँ पर हम फ्लैंगर के नाम से जान रहे हैं। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको करा दी। चलिए अब जरा यहाँ पर ध्यान में देखना, कंपैरिजन उस टेबल से आएगा तो कर लोगे। मार्शिपियल रेडिएशन के एग्जांपल रट लो मेरे साथ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको मजाक से हट के बोलता हूँ, इसको रट लो, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मज़ा आएगा इसको रटने में। और कहीं आंसर वांसर लिखने के लिए आता है तो छाप सकते हो, है ना, सीना चौड़ा करके, अरे सर ये लो छाप दिए। और एक बार वो टेबल देख लेना इससे पहले वाली, तो 2-3 नाम आपको किसके भी याद रह जाएंगे, अपने प्लेसेंटल मैमल्स के, तो उसका भी फ़ायदा होगा आपको, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कुछ कुछ चीज़ों में तो आपको कुछ करना ही नहीं है उसमें, है ना, जैसे वहाँ पर आपने देखा मार्शिपियल रैट था, इधर सिंपल रैट था, तो कुछ करना ही नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी उधर। तो सिंपल सिंपल एग्जांपल 2-3 आप वहाँ से भी ध्यान में रख सकते हो, इतना नहीं रटना है ना, जितना आप सोच के चलते हो। सबसे पहले देखो मार्शिपियल रेडिएशन आप मेरे साथ रट लेना। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं कोई बॉडी शेमिंग में नहीं जा रहा, मैं रंग के भेदभाव के सख्त खिलाफ हूँ, परंतु यहाँ पर एक ट्रिक ज़रूर मैं बनाना चाहूँगा कि आपने अपने आसपास किसी काले इंसान को देखा होगा ना, काला इंसान, और आप कहोगे कि यार उसकी भी बंदी है, वो काला जा रहा है उसकी बंदी है, और इमेजिन करो उस काले की बंदी उसको मार रही है, तो काले की बंदी ने उसको कूट दिया। क्या, मान लो कोई बंदा जा रहा है, उसका नाम काला है ना, तो उस क्वाले की बंदी ने, काला भी नहीं कोआला कहना, तो क्वाले की बंदी ने उसको कूट दिया कहोगे ना, जब काले की बंदी उसको मारेगी तो क्या बोलते हैं, काले की बंदी ने उसको कूट दिया। तो वही चीज़ है, कोआला और कोआले की बंदी ने उसको कूट दिया, तो कोआला और बंदी कूट, कोआला और बंदी कूट, बंदी कूट, बंदी कूट जो कहना है, बैंडी कूट, ये सारे मार्शिपियल रेडिएशन के अंदर आते हैं, कोआला और बैंडी कूट। क्या 2 एग्जाम्पल सिंपल हो गए मार्शिपियल रेडिएशन के। काले की बंदी ने उसको कूट दिया, लेकिन ये काला कोआला है, तो KOALA वाला कोआला है ये, तो काला तो आ ही रहा है उसमें, है ना, KALA, बीच में एक O भी है, तो कोआला और बैंडिकूट 2 एग्जाम्पल तो भाई शॉर्ट शूट आपको ये सिंपल याद है यार, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब सुनो, जंगल में सबसे चालाक कौन, लोमड़ी, तो टैस्मेनियन वुल्फ। जंगल में सबसे लंबा कौन, एक्चुअली सबसे लंबा तो जिराफ होगा, बट कंगारू यहाँ पर है ना। तो सबसे चालाक कौन है, लोमड़ी। लोमड़ी, लोमड़ी का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन इतना मत बढ़ाओ कि जिराफ बन जाए, तो क्या बन जाएगा, कंगारू। अब उसी को थोड़ा सा मोटा बना दो, मोटा, तो मोटा सा एनिमल, अगर आप NCERT में देखोगे तो आपको एक मोटा एनिमल दिखेगा, वो वॉम्बैट है। तो 3 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। देखो पहले तो सिंपल, कोआला की बंदी ने उसको कूट दिया, तो कोआला और बैंडिकूट। उसके बाद सुनो, सबसे चालाक कौन, वुल्फ, तो टैस्मेनियन वुल्फ। उसके बाद कौन, कंगारू। और उसके बाद कौन, सबसे मोटा वाला अपना, है ना, जिसको हम वॉम्बैट के नाम से जानते हैं। वॉम्बैट मोटा सा एक एनिमल आपको दिख जाएगा यहाँ पे, सिंपल। अब मेरी बात को समझना भैया, कैट और रैट इन दोनों की कभी नहीं जमती, बिल्ली हमेशा चूहे को खाती है ना, सिंपल, हम जानते हैं, सब जानते हैं, दुनिया जानती है। तो कैट और रैट, इनमें से एक मार्शिपियल है, एक के ना आगे टाइगर है, तो जो जिसको खा रहा है वो टाइगर हुआ ना, वो शेर हुआ उसके ऊपर। तो बिल्ली भाई शेर है चूहे के ऊपर, तो इसके आगे लिखोगे टाइगर कैट, और रैट के आगे क्या लिखोगे फिर, मार्शिपियल रैट। अब मार्शिपियल रैट, रैट इतना सा तो होता है, छोटा सा, मार्शिपियल मोल के जितना, मोल जैसे यहाँ पर छोटा सा हमारा दाना हो जाता है ना, काला काला, उतने छोटे छोटे चूहे भी होते हैं, अगर आपने चूहे के बच्चे देखे होंगे, तो इसीलिए मोल, इसी से मिलता जुलता है, रैट से मिलता जुलता मोल। NCERT में देखो आप रिलेट कर पाओगे, दोनों सेम दिखते हैं, तो मार्शिपियल रैट भी आ जाएगा, मार्शिपियल मोल भी आ जाएगा, और इन दोनों को खाने के लिए अपने पास टाइगर कैट भी है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये याद करा दिया। क्या इसमें कुछ गलत है, नहीं है सर। बचे 2, बैंडेड एंटीएटर और शुगर ग्लाइडर। बैंडेड एंटीएटर और शुगर ग्लाइडर, इसको भी क्यों याद करना है सर, एंटीएटर आपने पहले ही ध्यान में रखा है। ये जो एंटीएटर होता है ना, लेकिन इसमें बैंड बने होते हैं, क्या बने होते हैं मेरे भाई, इस तरीके के बैंड 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 बने होते हैं, और ये ग्लाइड भी कर सकता है, मतलब ऐसे फिसल भी सकता है। चीनी दिखता है, ये फिसल पड़ता है, तो ऐसे ध्यान में रख लो, है ना। एंटीएटर हमने याद करा है, उसमें बैंड है, तो बैंडेड एंटीएटर, और वो चीनी देखते ही फिसल पड़ता है, तो शुगर ग्लाइडर। बात खत्म। ये बात मैं याद करा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनना। काले की बंदी ने उसको कूट दिया, तो कोआला और बैंडिकूट 2 एग्जाम्पल याद हुए। हाँ सर, टोटल 10 है, देखो मैंने कैसे याद कराएं। काले की बंदी ने उसको कूट दिया, तो कोआला बैंडिकूट 2 एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद सबसे चालाक कौन जंगल में, टैस्मेनियन वुल्फ। वुल्फ का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाओ, लेकिन जिराफ जितना मत बनाओ, तो क्या बन जाएगा, कंगारू। उसके बाद थोड़ा सा उसको मोटा बना दो, तो क्या बन जाएगा, वॉम्बैट। इतने याद हो गए, हाँ सर इतने याद हो गए।
उसके बाद देखो किसकी लड़ाई होती है, बिल्ली की। तो बिल्ली तो शेर है भैया, चूहे को खा जाती है, बिल्ली चूहे में लड़ाई है, तो उसमें से ज़्यादा ताकतवर कौन, बिल्ली, तो उसके आगे टाइगर ला दो, टाइगर कैट। मार्शिपियल रैट, रैट से ही मिलता जुलता मार्शिपियल मोल, मार्शिपियल मोल। और उसके बाद अभी हम एंटीएटर पढ़ के आए थे, उसमें बैंड, तो बैंडेड एंटीएटर। और लास्ट में मेरे भाई क्या बचता है, वो बैंडेड एंटीएटर जो ना वो चीनी दिखते ही फिसल पड़ता है, तो शुगर ग्लाइडर। दैट्स इट, आपका अडेप्टिव रेडिएशन क्वालिटी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। देखो चीज़ें एग्जांपल याद करने में टफ़ ही होती हैं, है ना, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, तो थोड़ी सी आप मेहनत आप इसमें दो। आपको आई एम 100% श्योर कि कुछ भी तो 40% आपको आ गया है। एक बार आप इसको मेहनत करोगे, एक बार लिखोगे कहीं पर या रिवाइज़ करोगे, तो आपको पक्का ये याद रहेंगे। 7 दिन बाद और रिवाइज़ करोगे तो ये और पक्का हो जाएगा, और उसके 14 दिन बाद आपने रिवाइज़ कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको ये जीवन भर याद रहेगा। जीवन भर से मेरा मतलब है 1-2 साल तक, जीवन भर याद करके क्या ही कर लोगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।